अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसा कि हमने एंट्री टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था, अपने हर टॉपिक से मुतालिक किस तरह से हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कुछ फार्मलिज़म क्रिटिकल होते हैं, उनको हमने हैंडल कैसे करना है, और क्रिटिकल पॉइंट्स जैसा कि कुछ मखसूस कंसेप्ट होते हैं, उनको किस तरह से हमने बेटा रिज़ॉल्व आउट करना होता है। फार्मूलाज से हमारे किस तरह के एमसीक्यूज़ बनते हैं, इस सीरीज़ के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किए हुए थे, मोशन एंड फोर्स। आज का हमारा टॉपिक है बेटा न्यूटन लॉज से मुतालिक। न्यूटन ने जो अपने लॉज पेश किए थे, वो उनमें से जो कुछ अहम चीदा पॉइंट्स हैं वो आज हमने डिस्कस करने हैं। हम इनको डिफ़ाइन नहीं करेंगे, जस्ट इनके की पॉइंट्स जो आपके 12 कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आ चुके हैं वो किस तरह से होते हैं और कैसे हमने इनको बेटा डील करना है, इस लेक्चर के अंदर आज हमने इसको स्टडी करना है। स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन लॉज। इन्होंने अपने 1687 के अंदर अपनी एक बुक पब्लिश की थी, प्रिंसिपिया, और उन्हीं के अंदर ये अपने लॉज पब्लिश कराए थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बेटा डिफाइन करता है फोर्स को, डेफिनेशन ऑफ फोर्स प्रोवाइड करता है। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर जहन में रखिएगा। डेफिनेशन ऑफ फोर्स हमें प्रोवाइड करता है, या क्वालिटेटिव डेफिनेशन, क्वालिटी की बुनियाद पर, खसूसियत की बुनियाद पर फोर्स की तारीफ हमें प्रोवाइड करता है। इस फर्स्ट लॉ के मुताबिक जब भी कोई जिस्म ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की स्टेट को अपने आप तब्दील नहीं करता जब तक कि कोई बैरूनी अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर अमल ना करे। ये डिफाइन किया था। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसको एक और नाम दिया जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये भी हमने बेटा डिस्कस किया था। लॉ ऑफ इनर्शिया के न्यूटन ने जब फर्स्ट लॉ अपना पेश किया था, तो असल में ये किसी भी एक बॉडी की इनर्शियल स्टेट को, इनर्शियल प्रॉपर्टी को वजाहत देता है। इस इनर्शिया के बारे में अबू अली सीना पहले भी कंसेप्ट पेश कर चुके थे, और उसके लिए एक स्टेटमेंट आपकी बुक के अंदर लिखी गई है। वो आपने बेटा स्टेटमेंट जहन में रखनी है कि कोई भी बॉडी अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और अपनी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी को तब्दील नहीं करती जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अमल ना करे। ये अबू अली सीना ने पहली दफ़ा कहा था। फिर बाद में इसको न्यूटन अपने उस बुक के अंदर पब्लिश कराया था अपने फर्स्ट लॉ के मुताबिक। अब लॉ ऑफ इनर्शिया इसी बिहाफ पर कहा जाता है। अब इनर्शिया 3 तरह से है, जो आपने जहन में रखने। असल जो हमने पॉइंट्स यहाँ पर अंडरस्टैंड करने हैं। इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी इन विच इट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट। किसी भी एक बॉडी की वो खसूसियत या किसी भी बॉडी का वो इनर्शिया जिसके अंदर वो कभी भी अपनी रेस्ट की हालत को तब्दील करने के काबिल नहीं होता। इसको बेटा ऐसे डिफाइन किया जाता है, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी इन विच it does not change its state of rest। इसको बेटा डिफाइन करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा इनर्शिया की टाइप की जाती है इनर्शिया ऑफ द मोशन। किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी जिसमें वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को तब्दील करने के काबिल नहीं होता, इसको बेटा नाम दिया जाता है इनर्शिया ऑफ द मोशन। inability to change the state of motion, change the state of motion, ये कहलाता है बेटा inertia of motion। ये दूसरी टाइप देखी हमने। फिर एक तीसरी डेफिनेशन आती है inertia of direction, the inability of a body to change the direction of motion। ठीक है बेटा, इसको inertia of direction कहा जाता है। ये 3 आपने inertia की टाइप्स जहन में रखनी है, क्योंकि ये आपसे एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछी जाती हैं। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ये हमें फोर्स को डिफाइन करके देता है कि असल में फोर्स है क्या, कि कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जो कि किसी भी एक बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को या तो तब्दील करता है या तब्दील करने की कोशिश करता है।
फिर फोर्स को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि ये बैरूनी एजेंट जो कि किसी भी एक बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को या तो रेस्ट में चेंज करता है या करने की कोशिश करता है। तो ये दो डेफिनेशंस प्रोवाइड करती है हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद हमारे पास बैठाता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ये हमें मेजरमेंट ऑफ द फोर्स, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स की मिकदार कितनी होगी वो हमें बताता है कि कितनी मिकदार के अंदर फोर्स है किसी भी एक बॉडी के ऊपर। ठीक है बेटा, यहां पर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द फोर्स, कितनी मिकदार के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब सेकंड लॉ को इन्होंने दो तरह से डिफाइन किया था कि जब कभी भी किसी जिस्म के ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंट यानी कि कोई रिजल्टेंट फोर्स, कोई नेट फोर्स, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, कोई सम ऑफ द फोर्सेस, ये एक फोर्स के क्या कुछ वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं फोर्स के लिए, तो सारी चीजें कि जब कभी भी जिस्म के ऊपर फोर्स अमल करती है तो ये फोर्स उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। और देखने में ये आया कि पैदाशुदा एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कहने का ये है कि जितना ज़्यादा फोर्स लग रही होगी उतना ज़्यादा जिस्म एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो एक्सेलरेशन की मिकदार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स अप्लाइड के, फोर्स रिजल्टेंट के, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस के। ठीक है बेटा, इसके बाद दूसरी चीज़ न्यूटन ने कही थी कि भी ये पैदाशुदा एक्सेलरेशन हमेशा मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें से दो तरह के जो फार्मूलिज्म हम ऑलरेडी सीख चुके हैं वो है हमारे पास ये कि इनके दरमियान में ग्राफ किस तरह का होगा। ठीक है, अगर तो फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, आपको दो फोर्सेस की वैल्यूज बता दी जाए, एक एक्सेलरेशन बता दिया जाए, तो दूसरा एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमने बताना है। अब हो सकता है आपके पास फोर्सेस की रेशियोज मौजूद हों, एक्सेलरेशन की रेशियोज आपसे पूछ ले। तो ये सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। इसके बाद मज़ीद फर्दर अगर आप बेटा रेशियो टाइप देखना चाहेंगे या फिर आपको दो फोर्सेस दे दी जाएँ और एक एक्सेलरेशन दे दिया जाए तो दूसरा एक्सेलरेशन क्या होगा, फार्मूले कैसे बनेंगे, वो हम सारा फार्मूलिज्म का स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा वो बुनियादी हम लेक्चर कर चुके हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटी टेस्ट एमसीक्यूज वो बुनियादी लेक्चर हमारे 2-3 पढ़े हुए हैं ग्राफ से भी मुतालिक। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को कवर करना चाहते हैं तो वो लेक्चर देख सकते हैं। अब इनमें से वो फार्मूला आपने बनाने हैं। ठीक है बेटा, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो इस तरह के रिलेशन के लिए आपने क्या लिखना होता था, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई F2। ठीक है बेटा, ये रिलेशन आपके पास बनता था। अगर एक्सेलरेशन और मास के दरमियान में देखना चाहेंगे तो आपके पास ये बनेगा A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाई M1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो कोई भी आपको वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं, बाकी वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड लॉ हमारे पास फोर्स को डिफाइन करके देता है कि किसी भी बॉडी की मास और उसमें पैदाशुदा एक्सेलरेशन को आप मल्टीप्लाई कर लें, आपको फोर्स मिल जाएगी कि कितनी मिकदार के अंदर उस सब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अमल कर रही है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, अगर तो मास को कांस्टेंट कर दिया जाए, मास कांस्टेंट कर दिया जाए तो मास के कांस्टेंट हो जाने की वजह से फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चली जाती है। अब फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान में ग्राफ किस तरह का होगा, एक्सेलरेशन और फोर्स, दो एक्सेलरेशन की वैल्यूज दे दी जाए एक फोर्स की, तो आपने फार्मूला कैसे बनाना है, आपने फार्मूला बनाना है F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई A2, आपके पास इसका रिलेशन रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर दिया जाए, एक्सेलरेशन के कांस्टेंट हो जाने की वजह से आपके पास फोर्स और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाते हैं। तो इनके लिए आपको मैसेस की दो वैल्यूज बता दी जाएं, तो एक फोर्स की वैल्यू बता दी जाए, दूसरी फोर्स की वैल्यू, तो आपने F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाई M2, या इसको F2 ओवर F1 भी कर सकते हैं, तो इधर से M2 ओवर M1 आपके पास रिलेशन बन जाएगा। तो इस तरह के फार्मूलिज्म आपने क्रिएट करने हैं। अब फोर्स और मास के दरमियान में ग्राफ किस तरह का होगा। एक और बात भी जो आपने जहन में रखनी है कि हमेशा किसी भी जिस्म में ये जो एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन ये फोर्स की डायरेक्शन में होगा। ठीक है बेटा, ये साबका लेक्चर के अंदर हम देख चुके हैं, ये इसी सेम डायरेक्शन के अंदर मौजूद रहता है
और एफ नेट इसको कहते हैं, हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, हम इसे अनबैलेंस्ड फोर्स कह रहे होते हैं, हम इसे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसी सिंगल फोर्स के लिए। ठीक है बेटा, अब उसके लिए मैंने केसेस बना दिए। पहला केस है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अमल कर रही है और उसी ही डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। फोर्स और वेलोसिटी अगर पैरेलल हो, फोर्स पैरेलल हो जाए वेलोसिटी के, ये पहले भी हमने केस देखा था कि बॉडी स्पीड अप हो जाती है, स्पीड इंक्रीज करेगी। लेकिन अब गौर कीजिएगा, यहां पर कोई एक एंगल नहीं बना रही, तो इसीलिए डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी, नॉट चेंज, इसमें तब्दीली नहीं आएगी अगर तो ये सिंपलर एक दूसरे के पैरेलल हो। अगर तो फोर्स और वेलोसिटी एंटी पैरेलल हो, जैसे यहां पर एरोहेड से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब कोई एक बॉडी मूव कर रहा था या कोई गाड़ी है मूव कर रही थी और ब्रेक्स आपने उसके ऊपर अप्लाई किए, तो उस केस के अंदर फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट, और यहां से स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड बेटा डिक्रीज होगी, और एक्सेलरेशन बेटा नेगेटिव रिटार्डेशन होगा। इसके बाद अब भी केस एक ऐसा है जिसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, ये अब भी तब्दील नहीं होगी, डज नॉट चेंज। ठीक है बेटा, ये जहन में रखिएगा क्योंकि ये केसेस आपके एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं आपसे। अब एक ऐसा केस है जहां पर फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अगर देखना चाहें तो शायद यहां पर जाविया 90 डिग्री, और कैसी है तरह है ये हमारे पास बेटा, ये तो रेक्टिलिनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशन, ये हमारे पास बेटा कर्व्ड मोशन है कि किसी भी एक कर्व्ड पाथ के ऊपर अगर बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तब हमारे पास रिलेशन क्या रहेगा। अब इसके अंदर देखें, फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तब यहां स्पीड सेम रहता है, स्पीड सेम रहेगा, जबकि दूसरी जो कंडीशन यहां पर आती है डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसे हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर सर्कुलर मोशन के अंदर देख चुके हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन यहां हर हाल में चेंज होगी लेकिन स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब चौथा केस है हमारे पास कि फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के साथ कोई एक जाविया थीटा बना रहे हो। हियर इस मैं अगर वेलोसिटी वेक्टर है और इसको आप पैरेलल शिफ्टिंग प्रिंसिपल से इसी ही मैग्नीट्यूड के साथ अब आप शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ ये एंगल आपके पास थीटा हो। अब थीटा के ऊपर कंडीशन है, अगर तो थीटा हमारे पास 0 से लार्जर हो और 90 डिग्री से कम हो, उस केस के अंदर फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के साथ जाविया बना रहे हो तो यहां स्पीड इंक्रीज करेगा, बॉडी का स्पीड भी इंक्रीज होगा, जबकि दूसरी जो कंडीशन है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बॉडी का चेंज होगा। बेटा ये 2 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद 5th वन केस हमारे पास ये है कि फोर्स और वेलोसिटी इस तरह से हो कि इनके दरमियान में जो जाविया थीटा बन रहा है, ये थीटा एक तो 90 से लार्जर हो और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, 90 से अगर ज्यादा हो, ठीक, और 180 से कम इनके दरमियान में अगर जाविया बन रहा हो, एंगल इनके दरमियान में हो फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में, तो इस वक्त वेलोसिटी, ठीक है बेटा, स्पीड डिक्रीज होगा, स्पीड डिक्रीज होने की वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव रिटार्डेशन, जबकि डायरेक्शन मोशन अब भी तब्दील होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन अब भी चेंज होता है किसी भी एक बॉडी के लिए। ये पॉइंट्स आपने बेटा जहन में रखने हैं। इसके बाद हमारे पास बेटा आता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ से मुताल्लिक हर अमल का एक रद्द अमल होता है जो मिकदार में बराबर लेकिन डायरेक्शन में मुखालिफ होते हैं, सिमत में मुखालिफ, उसके लिए बेटा ये आपके पास रिलेशन होता है। इसके अंदर की पॉइंट्स जो आपके पास हैं वो जहन में रखिएगा कि हमेशा एक्शन रिएक्शन ये पेयर्स की सूरत में एक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, पेयर्स की सूरत में एक्ट करेंगे, कभी भी किसी भी एक बॉडी के ऊपर आइसोलेटेडली आपको एक्शन अमल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर तो किसी एक बॉडी पर एक्शन की फोर्स लग रही है तो हो ना हो किसी दूसरे बॉडी के ऊपर भी रिएक्शन की फोर्स वहां एक्ट कर रही होती है। पहली तो बात यह है कि सिंगल एक्शन
सिंगल एक्शन हो या सिंगल रिएक्शन, ये इम्पॉसिबल है। रिएक्शन की फोर्स, ये दोनों केस बेटा हमारे पास इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता। अब टू डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करता है, सिंगल बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करता, टू डिफरेंट बॉडीज के ऊपर, डिफरेंट बॉडीज पर ये हमेशा एक्शन और रिएक्शन, मतलब कि एक्शन किसी एक बॉडी के ऊपर हो रहा होगा, रिएक्शन दूसरी बॉडी के ऊपर लग रहा होगा। चौथा बेटा पॉइंट होता है कि टाइम लिमिट जो है इसके अंदर वो सेम रहता है, सेम टाइम के ऊपर दोनों अजसाम के ऊपर एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस लग रही होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी एक बॉडी के ऊपर किसी एक टाइम के ऊपर एक्शन लगे और दूसरे बॉडी के ऊपर किसी दूसरे टाइम के ऊपर वहां रिएक्शन या रिएक्टिव फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टाइम लिमिट सेम होता है इनके अंदर, तो टाइम का कोई चेंज नहीं है इनके अंदर, सेम टाइम के ऊपर एक्ट करती हैं। एक और पॉइंट भी है बेटा, जितनी भी हमारे पास बॉडीज की मोशन है, अजसाम की मोशन, ये हमेशा रिएक्शन फोर्स की वजह से पॉसिबल है, पॉसिबल ड्यू टू रिएक्शन फोर्स, पॉसिबल ड्यू टू रिएक्शन फोर्स। एक्शन की फोर्स की वजह से कभी भी अजसाम हरकत में नहीं आते, रिएक्शन की फोर्स की वजह से ही हमें अजसाम में मोशन दिखाई देती है। तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना था, ठीक है बेटा। तो ये थे कुछ की पॉइंट्स जो कि न्यूटन लॉ से मुताल्लिक थे। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।